हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। इस पॉडकास्ट में मैंने अपनी एक स्टूडेंट को इनवाइट किया है जिनका नाम है सानिका। ये फाइनल ईयर की स्टूडेंट है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड रिसर्च गांधीनगर की। और इन्होंने इस साल गेट में एक कमाल का फीचर हासिल किया है। इनकी ऑल इंडिया रैंक जो है वो गेट बायोटेक्नोलॉजी में 115 है। तो आज बेसिकली इनको बुलाने का पर्पस है यहाँ पे कि ये अपनी तैयारी किस तरीके से इन्होंने की थी उसके बारे में डिस्कशन कर सकें, इनका अप्रोच क्या था। इसके अलावा क्योंकि इनका बैकग्राउंड बायोलॉजिकल साइंसेज से रहा है, इसीलिए मैं ये भी इनसे पूछूंगा कि इन्होंने न्यूमेरिकल्स वगैरह के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन की थी। और ये आपको एक जनरल गाइडेंस देंगे कि किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए गेट बायोटेक्नोलॉजी के लिए। तो आपको जानकारी होगी ही कि हम लोग अपने रेगुलरली पॉडकास्ट इस तरीके से बनाते रहते हैं ताकि स्टूडेंट्स मोटिवेटेड रह सकें, उनको एक गाइडेंस मिल सके कि उनकी तैयारी उनको कैसे प्लान करनी चाहिए। तो चलिए बिना देर किए हुए बुलाते हैं सानिका को। सानिका प्लीज हमारे बीच में आइए। हेलो सर, हेलो एवरीवन। हेलो सानिका, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इस समय ऑलरेडी अपने इंटरव्यूज वगैरह के मिडिल में हैं। आप अलग अलग इंटरव्यूज दे रही हैं और ट्रैवल कर रही है, तो हम जानते हैं कि टाइम का कंस्ट्रेंट होगा आपके पास। तो थैंक यू सो मच कि आपने समय निकाला इतना हमारे स्टूडेंट से बात करने के लिए। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या था और अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करिए ताकि बाकी लोग भी आपके बारे में जान सकें। Thank you so much for having me. I'm हम्म, Sanika Pasare from Vadodara, Gujarat. I'm in final year of BTech Biotechnology from Institute of Advanced Research, Gandhinagar. हम्म, And recently I secured GATE IER 115. हम्म। मैंने 11th 12th में मेरा PCB साइंस बैकग्राउंड था। ओके। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको गेट बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कब पता चला था और आपने तैयारियां कब शुरू की थी, किस ईयर में? मुझे गेट बायोटेक्नोलॉजी के बारे में सेकेंड ईयर से था आइडिया। एंड हम्म, मैंने प्रिपरेशन फोर्थ ईयर से चालू की थी। हम्म, फ्रॉम मैंने बुक्स से चालू किया था, जैसे जो वेरियस सब्जेक्ट्स बुक्स होती है, हम्म, जैसे कूबी और लेनिंजर वैसा। मैंने स्टार्ट उसी से किया था, लेकिन इतना टाइम नहीं था, मैं अपने फाइनल ईयर में थी। तो फिर मतलब और वो बहुत डीप्स में सारी बुक्स होती है, तो हम्म। फिर मैं सारा सिलेबस भी कवर हो नहीं रहा था। फिर ऐसे ओके। अक्टूबर आ गया, देन आई डिसाइडेड कि मैं जो यूट्यूब वीडियोस है उससे हम्म, मैं अभी पढ़ना चालू करूँगी, थोड़ा स्पीड हो और स्पेसिफिक गेट के लिए ही मैं हम्म, पढूं। तो उसी टाइम आई आई केम अक्रॉस योर चैनल, हम्म, और मुझे वो गेट क्रैश कोर्स के बारे में पता चला। सो ओके। दैट आई एनरोल इन इट। और हम्म, फिर मतलब सारी तैयारी सिर्फ गेट के लिए स्पेसिफिक होने लगी। नोट्स एंड दैट ऑल हेल्प मी। हाँ। ओके। ओके। तो आप बाकी स्टूडेंट्स, क्योंकि आपने फाइनल ईयर में तैयारी की शुरुआत की थी, अब आपको पता ही होगा कि थर्ड ईयर में भी गेट के लिए प्रिपरेशन लोग करते हैं और यस थर्ड ईयर सर। में भी स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। तो आपके हिसाब से बेहतर कब होगा तैयारी करना, थर्ड ईयर में बेहतर है गेट को देना या फिर फाइनल ईयर में ज़्यादा बेहतर है? सर थर्ड ईयर से प्रिपेयर करना चालू कर ले तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हाँ। आपके पास टाइम भी ज़्यादा होगा, आप अपने कॉन्सेप्ट्स को भी ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं। और अब एक बार अगर थर्ड ईयर में आप देते एग्जाम को, आपको ज़्यादा पता चलेगा कि मैं इतना पढ़ा है तो इतने में मार्क्स आ रहे हैं, और मुझे और कितना पढ़ना चाहिए, कौन सी मिस्टेक्स अपनी करेक्ट करनी चाहिए। एंड यस। तो थर्ड ईयर से प्रिपेयर करना इज मोर बेनिफिशियल। ग्रेट। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और आपके स्टडी प्लान और प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि आपने अपनी प्रिपरेशन गेट बायोटेक्नोलॉजी की कैसे करी। मतलब आपका डेली का शेड्यूल क्या था, क्योंकि आप फाइनल ईयर में हैं तो आपको कॉलेज भी जाना पड़ता होगा। तो कॉलेज के साथ साथ आपने अपनी प्रिपरेशन कैसे की, डेली का आपका क्या शेड्यूल था उसके बारे में, रिवीजन वगैरह कैसे करती थी उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर फोर्थ ईयर से चालू किया, और फोर्थ ईयर में प्रोजेक्ट और वो सब भी होता है, तो स्केड्यूल टाइट था, लेकिन मतलब ऐसा वो मेन भी था कि कॉलेज से आके मतलब वो पढ़ना है। और मेरे कॉन्सेप्ट जो थे, जैसे इस वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के, वो क्लियर थे। मैंने सेकेंड और थर्ड ईयर में स्पेसिफिकली गेट के लिए तो नहीं पढ़ा था, लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, हम्म, तो इट हेल्प मी अ लॉट।
और अपने अपने में डेली स्केड्यूल की बात करूँ तो मेरा था कि जैसे कि एक बार वीडियो लेक्चर्स हो जाए, उसके बाद हुँ, नोट सारी रिवाइज करनी है। हुँ, फिर जो जो डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे उसको भी सॉल्व करना है, फिर पीपीवाईक्यूज। तो ये हर टॉपिक के लिए, हर सब्जेक्ट्स के लिए ये स्पेसिफिक इसके स्केड्यूल था। और फिर मतलब उसी के मॉक टेस्ट और ऐसे सब्जेक्ट टेस्ट देने। ओके। तो जो आपने जब आपने कोचिंग ज्वाइन की हमारे साथ, जब आपने पढ़ना हाँ शुरू किया, तो उसी नोट्स को आप फॉलो करती हैं, और कि आपने कुछ हाँ। और भी पढ़ाई करी उसके अलावा भी? नहीं सर, उसी की नोट्स और जो 70% था, जो मेन जो सब्जेक्ट्स के टॉपिक जो 70% नोट्स से थे, और जो 20% जो आपके यूट्यूब में जो वीडियोस थे हम्म। उसकी मैंने हेल्प की। तो मतलब उसी से आपका सारा का सारा काम हो गया, आपको कहीं से हाँ। कुछ और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी? नहीं, नो सर। ओके। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि गेट में सिलेबस लंबा चौड़ा होता है, तो हमें टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज कर देना चाहिए। जैसे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग को ज़्यादा समय देना चाहिए, सेल बायोलॉजी को ज़्यादा समय देना चाहिए। क्या आपने भी कुछ ऐसा ही किया था कि आपको लगता है कि नहीं, इक्वल वेटेज, इक्वल टाइम देना चाहिए हमें सभी सब्जेक्ट्स को? यस सर, मैंने भी जो जो वेटेज थे प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के, उसको एनालाइज किया और देखा कि थोड़े टॉपिक्स जैसे कि बायोकेमिस्ट्री है, सेल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और हम्म, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, इनके वेटेज बहुत है। हम्म, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं और कंसेप्शनल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हम्म, ये मैंने ज़्यादा उसको फोकस किया इन इन टॉपिक्स को। ओके। और जो ओके। बाकी टॉपिक्स थे, जी, जी, और बाकी बता सकती हैं आप, बोलिए। हाँ सर, जो बाकी जो टॉपिक्स थे जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी और बायोइन्फॉर्मेटिक्स, इसके वेटेज कम थे, लेकिन वो हम्म, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट्स भी होता है, क्योंकि उनके जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत रिपीटेड आता है, तो हम हम्म, उनको भी इम्पोर्टेंस देंगे। उनको टारगेट कर सकते हैं, राइट। हाँ। अच्छा, मेरा एक बेसिक सवाल आपसे ये है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बायोलॉजी के बैकग्राउंड के होते हैं। इससे पहले जो दो स्टूडेंट्स का हमने पॉडकास्ट किया था, उसमें चिन्मय थे और उसमें चारू थी। उन दोनों का ही मैथमेटिक्स बैकग्राउंड था, लेकिन आपका बैकग्राउंड जो है वो बायोलॉजी से रिलेटेड। तो क्या आप बता सकती हैं कि इसमें गेट के एग्जामिनेशन में आपने न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से अप्रोच किया था? क्योंकि न्यूमेरिकल्स अक्सर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को टफ लगते हैं, आपने कैसे अप्रोच किया? सर, मैं मैथ्स की बात करूँ तो जो मैथ्स है वो बहुत बार प्रीवियस क्वेश्चन से ही आते हैं। जो टॉपिक्स है वो थोड़े टॉपिक्स जैसे कि आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर हो गए, फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस, प्रोबेबिलिटी, वो नीड मोस्टली तो टॉपिक्स से आता है। और वो हम्म, इनका बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, वो सिंपल लेवल, बेसिक लेवल पे आता है, आपको थोड़े फार्मूला बेस्ड आता है। तो मैंने सिर्फ हम्म, वो प्रीवियस क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस किया, और वो मेरा हम्म, मैथ्स का था। और जो ओके, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ, जैसे थोड़े न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट्स आ गए, उसके भी पीवाईक्यूज लास्ट 25 ईयर्स के, और जैसे थोड़े कॉलेज में करवाया था, मतलब हम्म, जितने भी मेरे प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे मैंने वो किए। और एक जो मैंने अप्रोच रखा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, वो यही था एग्जाम में भी और जब मैं प्रैक्टिस करती थी तब भी, कि जो भी क्वेश्चन में जो गिवन है वो सारे हम्म, मैं नोट करती थी, और क्या हम्म, पूछना है वो मैं नोट करती थी। तो उससे अगर आपको फॉर्मूला याद हो, बहुत इजीली वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे। ओके। ये मैंने ये बहुत अप्रोच अच्छी रखा बात आपने नेटी के लिए। बहुत अच्छी बात आपने कही। अक्सर स्टूडेंट्स को याद नहीं आता कि कौन सा फॉर्मूला इस क्वेश्चन में लगेगा, खास तौर पे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में, क्योंकि फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा है। तो जैसा सानिका कह रही हैं कि अगर आप जो जो चीज़ें दी हुई हैं क्वेश्चन में और क्या चीज़ पूछी गई है उनको प्रॉपरली नोट डाउन कर ले, तो आपको कहीं ना कहीं फॉर्मूला स्ट्राइक कर जाता है, या समझ में आ जाता है कि किस तरीके से उसको सॉल्व किया जा सकता है। बहुत अच्छी बात आपने ये कही। मुझे ये बताइए कि आपको जो क्योंकि हमने यहाँ पे 25 ईयर्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए थे, आपको याद होगा। आप मुझे बताइए कि यस। आपको रिसोर्सेज या स्टडी मटेरियल्स, इन सभी चीज़ों में क्या क्या यूज़फुल लगा जब आपने क्लासेस को ज्वाइन किया? तो आप थोड़ा उसके बारे में बताइए, क्या क्या आपको यूज़फुल लगा? सर, क्लासेस को ज्वाइन किया तो मतलब जो डेली नोट्स थे वो तो हम्म, तुरंत ही हर क्लासेस के बाद मिल जाती थी, तो मेरा हम्म, रिवीजन उसी दिन हो जाता था। हम्म, फिर उसके बाद जो डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन जैसे मैंने बोला, हम्म, वो भी आ जाते थे, उसको सॉल्व करके और फिर नेक्स्ट डे उसकी आंसर की, तो वो हम्म, भी हुआ था। फिर अगर मैंने थोड़े क्लासेस मिस भी हुए थे तो रिकॉर्डेड वीडियोस भी
तुरंत ही मिल जाते थे ऐप पे। तो दैट वाज़ वेरी यूज़फुल। और जैसे जो बहुत सारी मेमोरेबल चीज़ें थी, जो याद करनी मुश्किल हो जाती थी, तो उसकी आप पीडीएफ और निमोनिक्स और वो सब भी आप भेज देते थे। तो वो रिवीजन के लिए बहुत यूज़फुल थे। राइट। तो अभी मुझे बताइए, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सर रिवीजन कैसे करना चाहिए। आपने अपना रिवीजन को कैसे प्लान किया था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए स्टूडेंट्स को। क्या आप रोज रिवाइज करती थी या वीकली रिवाइज करती थी, या आपका कोई टाइम शेड्यूल था कब रिवीजन करती थी? रिवीजन मेरा जैसे ही वो टॉपिक खत्म हो जाता था पढ़ना, तो उसके बाद जो मैं नोट्स हमेशा डेली बनाती थी, तो हर वो टॉपिक बाद में वो नोट्स यूज करती थी। और हम्म, ऐसे हर टॉप जैसे दूसरा भी टॉपिक खत्म हुआ तो वो उस टॉपिक के नोट्स, वो जो पहले टॉपिक के नोट्स भी साथ में रिवाइज करती थी, क्योंकि वो पहले टॉपिक्स में भूल ना जाओ। और जो टेस्ट थे, हर वीकली टेस्ट थे, जो हम्म, मिक्स सीरीज वाले टेस्ट थे, उसमें हो जाता था। और फिर वो गेट वाली जो स्पेशल सीरीज थी वो चालू हुई, तो ऑटोमेटिकली जो टॉपिक्स बहुत पहले पढ़ लिए वो भी रिवाइज हो जाते थे वो टेस्ट रिवाइज से। हाँ। बिल्कुल सही। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो तैयारी के बीच में उनके बहुत सारे लो मोमेंट्स आते हैं। उनको लगता है कि मेरा सिलेक्शन शायद नहीं हो पाएगा, उनकी तैयारी उस लेवल की उनको लगता है नहीं है। क्या आपके साथ भी ऐसा था? आपको भी लगता था बीच बीच में कि ये मेरी प्रिपरेशन जो है वो उतनी अच्छी नहीं है, या मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा? कभी इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स आते थे आपके दिमाग यस, आते थे। जैसे मैंने बोला कि जब वो बुक्स वाला, जैसे मैं बुक्स पढ़ती थी, लेकिन फिर ऐसा लगा कि ये तो बहुत सिलेबस बाकी है, कैसे में? होगा। मतलब लोग तो सेकेंड ईयर से ही पढ़ना चालू कर देते हैं, और मेरे जितने मॉक टेस्ट है वो भी अभी तक देने बाकी है। तो लो मोमेंट्स आते हैं, लेकिन मैं उस टाइम पे अपने फैमिली से बात करती थी। और और खुद पे वही मुझे बहुत को कॉन्फिडेंस देते थे कि हो जाएगा, बस मुझे अपना बेस्ट करना है। और जैसे कि वे अगर हम अच्छे अपना बेस्ट करते हैं, तो वो भगवान एक रास्ता दिखाई देता है। जैसे फिर मुझे आपके वो क्लासेस का पता चला, और वैसे तो बस खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है और बेस्ट करना है। ओके, वी हैव टू ट्राई बिल्कुल। हार्ड। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं। तो आपके दिमाग में भी इस तरीके का था कि अ, मतलब दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन था, और ख़ास तौर पे जो एग्ज़ाम के जैसे जैसे नज़दीक जाते हैं तो लोगों को नींद नहीं आती, और फोकस नहीं कर पाते, कुछ इस तरीके का आपके साथ भी हो रहा था? तो स्टार्टिंग में हो रहा था कि टेंशन आ रहा था, लेकिन एक वो भी था कि बस पढ़ना है, क्योंकि जो टेंशन लेने से तो कुछ होगा नहीं। तो सिर्फ मैंने सिर्फ पढ़ाई की, और उसके बाद टेंशन धीरे धीरे बहुत नहीं लिया, खुद को काम किया, और हम्म, वो किया, और फिर इसीलिए वैसा। ओके, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही पेपर अटेम्प्ट करने के दौरान? मतलब जब एग्जामिनेशन हॉल में गई थी, एग्जाम दे रही थी, तो आपने कौन से पेपर को, कौन से मतलब पार्ट को पहले अटेम्प्ट किया? सेक्शन ए, यानी कि जो आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है, या जो आपका बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है, या फिर आपका जीए वाला पोर्शन है, इनमें से कौन से पार्ट को आपने पहले चूज किया, और फिर कैसे कैसे करती हुई गई थी? सर, मैंने जो प्रीवियस जैसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें जो ये आता है जो जनरल एप्टीट्यूड, वो हम्म, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आप स्टक हो सकते हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। और हम्म, जिससे अगर आप स्टक हो गए तो आप फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हैं। तो हम्म, मैंने जनरल एप्टीट्यूड पहले नहीं किया, मैंने हम्म, बायोटेक्नोलॉजी का पहले स्टार्ट किया था। ओके। और उसके या मैंने फिर वो सीक्वेंस बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करने के बाद मैं सीक्वेंस से ही गई। हम्म, और हुआ था वैसा कि जो मेरे जो पहले के क्वेश्चंस थे वो थोड़े डिफिकल्ट मुझे लगे, थोड़े हम्म, कंफ्यूजिंग भी लगे। हम्म, लेकिन फिर उसकी मैंने आपकी वो बात याद आई जब आपने बोला था कि जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका जो कॉन्फिडेंस और जो कामनेस होनी चाहिए, वही लास्ट क्वेश्चन तक भी वही होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस हम्म, एंड कामनेस। तो फिर मैं काम रखा खुद को कि ठीक है, ये नहीं तो दूसरा वाला तो आ जाएगा। और हम्म, फिर फिर क्वेश्चंस इजी आने लगे, फिर क्वेश्चंस बनने लगे। तो ओके। फिर यही थी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई। गेट के एग्जामिनेशन में अक्सर ऐसा होता है कि पहले कुछ क्वेश्चंस नहीं हो पाते, लेकिन स्टूडेंट्स अगर वहाँ पे अपना मतलब
होप लूज कर देते हैं, तो फिर वो आगे भी उनको कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता और वो कंटिन्यूअसली पेपर खराब होता चला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिस जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप पहले क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं, उसी कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चंस को एंड करें। ये मैं हमेशा अपने क्लासेस में भी बोलता हूँ और यही सानिका भी आपको बता रही है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, उनको समझ में नहीं आता कि गेट का एग्ज़ाम हुआ कैसा। आपने जब पेपर दे करके आई थी, तो आपको एक रियलाइज़ेशन हो गया था कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है, या आपको दिमाग में था कि पता नहीं क्या हुआ? तो जब मैं आई तो मैंने अटेम्प्ट तो किए थे क्वेश्चंस, मतलब हुँ, मैंने नेगेटिव मार्किंग से क्वेश्चन अवॉइड किए थे जिसमें मैं श्योर नहीं थी, और जिसमें नेगेटिव मार्किंग थी वो मैंने हुँ, नहीं थी। लेकिन बहुत सारे जो एमएसक्यूज और एनएटी इस बार के क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे थे, तो हुँ, वो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन मुझे बहुत कंफ्यूजन था कि इसमें मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे, हुँ, क्योंकि हाँ बहुत कंफ्यूजिंग था। मैंने आपको भी मैसेज किया था सर हुँ, बहुत डर लग रहा है। फिर और फिर जब मतलब आपने वो सर्वे निकाला था, और बाद में हमारे बहुत सारे ग्रुप में जब उन्होंने बोला कि क्वेश्चन पेपर उनको भी हार्ड लगा, तो फिर ऐसा आया कि शायद इस बार का कट ऑफ कम जा नीचे सकता जाएगा, है, और राइट। हाँ, और स्कोर अच्छा आ सकता है, तो ये ओके। भी था। तो ये अब बताइए लास्ट में कि जब आपका रिजल्ट आया, तो आपने जब रैंक देखी अपनी, तो आपको कैसा लगा और कैसा एक्साइटमेंट था? सब पहले मैं ये बोलना चाहूँगी, जब मैंने आंसर की चेक की थी और मैंने अपने मार्क्स देखे थे, तो फिर इतने होप्स नहीं थे कि रैंक इतनी अच्छी आएगी, क्योंकि यही मार्क्स में जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, जो लास्ट ईयर के पेपर में ये मार्क्स में इतनी अच्छी रैंक नहीं थी। तो जब मैंने अपनी पहले रैंक देखी तब तो मैं बहुत ही सरप्राइज हो गई थी। मैंने अपने मम्मी पापा सबको फोन किया, आपको मैसेज किया, फिर जब आपने बोला कि अब आईआईटी जाने की तैयारी करो, तब बहुत ही ऐसी खुशी हुई। ऐसा फिर भी ऐसा बिलीव नहीं हो पा रहा था कि एक गेट इतना हो गया, अच्छे से अच्छी रैंक आ गई। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब लास्ट की तरफ बढ़ते हैं इस पॉडकास्ट के। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका इतनी अच्छी रैंक आई है, तो आप आगे आने वाले गेट, जो नेक्स्ट ईयर गेट देंगे एग्जामिनेशन, उन स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहोगे? बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके इंस्टीट्यूट के ये पॉडकास्ट देखेंगे। क्या उनको सजेस्ट करना चाहोगे कि क्या कॉमन मिस्टेक्स ऐसी हैं जो इनको अवॉइड करनी चाहिए? किन चीज़ों पे खास ध्यान देना चाहिए? क्या आप टिप देना चाहोगे उनको? तो फर्स्ट ऑफ ऑल की कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, कि हम एक बार स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर बीच में ब्रेक्स ही बहुत लेते हैं, कुछ आ जाता है, जैसे कि टाइम नहीं मिलता, जैसे को कॉलेज होती है सब होता है, लेकिन फिर भी हमें टाइम निकालना पड़ता है और उसको डेली करना पड़ता है, धीरे 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 धीरे, लेकिन डेली और कंसिस्टेंट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगी कि जो गलती मैंने भी की थी कि टाइम कम था, लेकिन फिर भी मैंने जो बड़े-बड़े बुक्स और जो होता है लेंदी, वो पढ़ना शुरू किया था। तो फिर उससे आप सिर्फ़ एक गेट के लिए स्पेसिफ़िक पढ़ो, आप अपना फ़ोकस डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए, और सिर्फ़ उसी के लिए पढ़ो। हर चीज़ पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, स्टेप बाय स्टेप्स, और उसी से ही आप एक अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ और वही पढ़ो। ओके, ओके, बिल्कुल। तो अब अगला सवाल मैं पूछूंगा कि क्योंकि गेट में आपने इतनी अच्छी रैंक आप ले आई हैं, तो अब आपका एकेडमिक या करियर गोल अब आपके क्या है? अब आप आगे क्या सोचती हैं, क्या करने का सोच रही हैं? तो मैं एमटेक करने का सोच रही हूँ, आईआईटी दिल्ली, और से बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में मुझे इंटरेस्ट है, तो मैं उसी में ही, मतलब अभी काउंसलिंग और इंटरव्यू चल रहा है, तो मैं उसी की प्रिपेयर कर रही हूँ फॉर एमटेक। ओके, ओके, ओके। तो आप आगे फ्यूचर में अपनी पीएचडी करना चाहती हैं? तो हाँ, मतलब अभी मतलब एमटेक करना है, फिर फ्यूचर का पीएचडी एम नॉट वेरी श्योर। ओके, ओके, चलिए। तो बहुत कुछ आपने डिटेल में बताया सानिका, अपने पूरी तैयारी के बारे में। रियली थैंकफुल कि आपने इतना समय निकाला, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक गाइडेंस मिली होगी कि किस तरीके से उनको कंटिन्यूअसली डेडिकेटेड रहना चाहिए और लगातार प्रयास करना चाहिए अच्छा करने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने इतना समय निकाला इस पॉडकास्ट को ज्वाइन करने के लिए। हम फिर से आएंगे किसी एक और स्टूडेंट की कहानी लेकर के, ताकि आप उससे भी इंस्पायर हो सकें, मोटिवेट हो सकें और बेहतर परफॉर्म कर सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।